नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल DK लर्न लैब पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो का टॉपिक का नाम है प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप। इससे पहले की वीडियो में हमने राजस्थान के संभाग और ज़िले और राजस्थान का क्षेत्रफल, स्थिति और विस्तार को समझा। आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप में राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के जितने भी पिछले एग्ज़ामों में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को व्याख्या सहित देखेंगे। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल का उद्देश्य आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड करवाना है, जिसमें कि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? यह क्वेश्चन EO/RO एग्ज़ाम 2023 में और महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है 1, 4, 2, 6। तो इसे हम ऑप्शन नंबर 2 4 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम VC मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल नामक पुस्तिका में किया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा, जिसमें है पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। फिर उसके बाद 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास SK सेन तथा 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने राजस्थान को 2 भागों में, राजस्थान व राजस्थान का पठार तथा 4 उपभाग मरुस्थल, राजस्थान भांगर, अरावली, पठार व चंबल बेसिन एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। फिर डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जो कि 1994 में प्रकाशित हुई, को राजस्थान को धरातल, जलवायु और नदी बेसिन के आधार पर निम्न 4 भागों में विभाजित किया, जिन्हें हम एक दृष्टि में देखेंगे। वो है, पहला है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। एक एक प्रदेश को हम देखते हैं। जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसका जो समय है वो सबसे नवीन है। अरावली पर्वतीय प्रदेश ये सबसे प्राचीन है और पूर्वी मैदानी प्रदेश तीसरा प्राचीन प्रदेश है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश दूसरा प्राचीन प्रदेश है। आपको इसका क्रम पूछा जाएगा कि सबसे नवीन कौन सा है, सबसे प्राचीन कौन सा है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इनका क्रम आप ध्यान में रखें। युग की बात करें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है प्लीस्टोसीन उत्तर का, अरावली प्रीकैम्ब्रियन युग की है, पूर्वी मैदानी प्रदेश प्लीस्टोसीन प्रारंभिक युग का है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश क्रिटेशियस काल का है। क्षेत्रफल की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 61.11% है, अरावली में 9.0% है, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 23% है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 6.89% है। जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में है 40%, अरावली में है 10%, पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11%। अवशेष की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है,
अरावली गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 33 सागर का अवशेष है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। 2 है अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश ये 33 सागर का अवशेष है। अब भारत बौद्धिक प्रदेश का कौन सा हिस्सा है, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान का अवशेष है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर भारत का विशाल मैदान का हिस्सा है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। ढाल की बात करें कि तो हम मरुस्थलीय प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से और दक्षिण पश्चिम है। अरावली की बात करें तो ये इसका जो ढाल है वो पार्श्ववर्ती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो पश्चिम से पूर्व है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो वो दक्षिण से उत्तर एवं उत्तर से पश्चिम पूर्व है। जिलों की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में 16 ज़िले आते हैं, और अरावली में 13 ज़िले आते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में 13 ज़िले आते हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 6 ज़िले आते हैं। औसत ऊंचाई की बात करें तो औसत ऊंचाई में है मरुस्थलीय प्रदेश है, औसत ऊंचाई 150 से 380 मीटर। अरावली पर्वतीय प्रदेश की ऊंचाई है 930 मीटर। पूर्वी मैदानी प्रदेश की है 200 से 500 मीटर, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की है 450 से 600 मीटर। वर्षा जो होती है वो 10 से 40 सेंटीमीटर, फिर 40 से 60 सेंटीमीटर, फिर 60 से 80 सेंटीमीटर और 80 से 120 मीटर। ये सबसे सर्वाधिक जो वर्षा वाला प्रदेश है वो दक्षिण पूर्वी है, और सबसे न्यूनतम है वो है उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। जो नदियाँ बहती है वह घग्गर और लूणी मरुस्थलीय प्रदेश में, बनास अरावली पर्वतीय प्रदेश में, पूर्वी मैदानी प्रदेश में बनास, बाणगंगा, चंबल, माही इत्यादि नदियाँ बहती है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध, परवन इत्यादि नदियाँ बहती है। जलवायु की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु है वो शुष्क अर्धशुष्क है। अरावली की बात करें तो उपाद्र है। पूर्वी मैदानी प्रदेश की जलवायु की बात करें तो वो आर्द्र है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो वो अति आर्द्र है। वनों की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी। अरावली में आपको उष्ण कटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ मिलेगी। पूर्वी मैदानी प्रदेश में मिश्रित पतझड़ वाले वन मिलेंगे, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में सघन सदाबहार वन मिलेंगे। मिट्टियों की बात करें तो यहाँ पर रेतीली बलुई मृदा मिलेगी, जिसे कि वैज्ञानिक नाम दिया गया है एरिडी एंटीसोल्स। अरावली पर्वतीय प्रदेश में लाल भूरी मृदा मिलेगी, जिसे वैज्ञानिक नाम दिया गया है इंसेप्टिसोल्स। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आपको जलोढ़ मृदा दोमट मिट्टी मिलेगी, जिसे कि अल्पिसोल्स नाम दिया गया है वैज्ञानिक नाम। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आपको लाल कछारी मिट्टी मिलेगी, जिसे नाम दिया गया है वर्टिसोल्स। फसलों की बात करें तो यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश में गंवार, बाजरा इत्यादि फसलें होती है। अरावली पर्वतीय प्रदेश में मक्का, ज्वार होती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में गेहूँ, जो चना, सरसों आते हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में मसाले, सोयाबीन, कपास की फसलों के लिए प्रसिद्ध है। विशिष्टता की बात करें तो उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में बालू के स्तूप सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अरावली पर्वतीय प्रदेश में खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। पूर्वी मैदानी प्रदेश में बीहड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में लावा पठार ज़्यादा मिलते हैं। ये हमने इसकी व्याख्या देखी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान को वीसी मिश्रा ने कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा था। तो अभी हम इसकी व्याख्या ऊपर देख के आए थे। तो वीसी मिश्रा ने इसे
7 भागों में बांटा था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 7 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीनतम है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, अरावली पर्वतीय प्रदेश। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो हम सबसे पहले इनके ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 4 हमें बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। सबसे पहले हाड़ौती का पठार, फिर बनास बेसिन, फिर मध्य अरावली। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो भारत के उच्चावच दृष्टि से ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और यह क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो वो है सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो है, हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन पूर्वी मैदानी प्रदेश, सेकंड उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, थर्ड दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, फोर्थ अरावली पर्वतीय श्रेणी प्रदेश। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? तो वो है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न भौतिक क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो वह है पश्चिमी रेगिस्तानी मैदानी प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, सेकंड अर्धशुष्क क्षेत्र, थर्ड पूर्वी मैदानी प्रदेश, फोर्थ अरावली क्षेत्र। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश अपनी सीमा हरियाणा के राज्य के साथ साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 में, वन रक्षक 2022 में, लाइब्रेरियन ग्रेड 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड लगातार जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा प्रश्न पूछती है। तो आइए इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। सेकंड ऑप्शन उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये क्योंकि उत्तर पूर्वी मैदान गंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, ना कि सिंधु नदी द्वारा। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी मैदान को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। इयोसीन काल एवं प्लीस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र था, जो कि इसका नाम था 33 सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? यह पटवारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर हमें 3 एकदम सही दिखाई दे रहा है, जिसमें कि है एक तो सही सुमेलित करना है इनमें। तो भौतिक विभाग दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश,
इसका सेल समूह है आर्कियन, विंध्यन क्रम, धरातलीय लक्षण है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग, एकदम सही है। भौतिक विभाग सेकंड, पश्चिमी बालू का मैदान, सेल समूह रायलोक, क्रिटेशियस क्रम, धरातलीय लक्षण, 33 सागर का अवशेष, ये भी सही है। थर्ड, भौतिक विभाग अरावली, सेल समूह अरावली, दिल्ली क्रम, धरातलीय लक्षण, प्राचीनतम बलित प्रवृत्ति है प्रदेश, ये भी सही है। फोर्थ, उत्तर पूर्वी मैदान, सेल समूह दक्कन लावा, नहीं ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। तो ये ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, 1, 2, 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वी मैदानी भाग मरुस्थल किसी समय 33 सागर तथा अरावली हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। ये हम ऊपर भी अभी व्याख्या में देख के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है। तो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, शेखावटी प्रदेश, फिर विंध्यन श्रेणी और फिर लूणी बेसिन और फिर माही मैदान, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। यह क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में। तो राजस्थान की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का जो सर्वप्रथम वर्णन किया आधारभूत, वो किया AM हेरोन द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। राजस्थान की भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में AM हेरोन, THD ला टोरसे, AM कृष्णन, AL कोलसन, CA हैकेट, PK घोष, DN बाड़िया आदि का नाम उल्लेखनीय है। किंतु राजस्थान की प्रीकैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन AM हेरोन ने प्रस्तुत किया। कब किया? 1936 और 1953 में। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? तो जो प्रभावित क्षेत्रफल है वो है 61% और जनसंख्या की बात करें तो वो है 40%। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्याख्या की बात करें तो इसका जो निर्माण काल है वो टर्शियरी प्लीस्टोसीन युग उत्तर युग। विस्तार, कुल लंबाई है इसकी 640 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें तो 300 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11% भाग आता है और वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बात करें तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिमी भाग थार का रेगिस्तान और पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। इसको भू आकृतिक लक्षणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थलीय राठी, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसी को ही राठी प्रदेश कहा जाता है। दूसरा है अर्धशुष्क मैदान, जिसे राजस्थान बांगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो वो है 61%। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। और ये किन किन परीक्षाओं में लाइब्रेरियन, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, JEN, AEN, AAO, RAS प्री 2010 इन परीक्षाओं में यह पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली श्रृंखला की पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में स्थित 12 जिलों में राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो वो है 40%। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में हो रहा है? तो वो हो रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड, पश्चिम से पूर्व। मरुस्थल का जो विस्तार है वो पश्चिम से और पूर्व इस तरीके से हो रहा है। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग है तो वो है
1,75,000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दरियन। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो शुष्क मरुस्थल यह क्षेत्र 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, दोहरे दरियन के अधिक फैलाव के कारण थली रेत ही रेत कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भाग शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में ढांड कहा जाता है। धरातलीय विविधता के आधार पर इस मरुस्थल का विभाजन 3 उपविभागों में किया जाता है। कह रेतीला मरुस्थल, इसमें मरुस्थलीय भू आकृतियों की विविधता पाई जाती है। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, बालू का स्तूप युक्त मैदानी मरुस्थलीय प्रदेश एवं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। कह प्राकृतिक पथरीला मरुस्थल हम्मादा, इसका विस्तार पथरीला मरुस्थल का विस्तार जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और जैसलमेर के कुछ भागों में पाया जाता है। गै मिश्रित मरुस्थल जिसे रेक कहा जाता है। इस प्रकार के मरुस्थल जैसलमेर के निकट रुद्रवा क्षेत्र तथा रामगढ़ में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मरुस्थलों में रेत के कणों के साथ चट्टानों के विखंडित कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में वायु द्वारा निर्मित झीलें क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दरियन, सेकंड ढांड, थर्ड दोहरा, फोर्थ मरु। तो वायु द्वारा निर्मित झीलें ढांड कहलाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ढांड संदर्भित है। यह ऑप्शन नंबर फर्स्ट सरस्वती नदी का आधार तल, थार मरुस्थल का चारागाह क्षेत्र, थर्ड नागौरी उच्च भूमि, स्थायी बालू के स्तूप, और थार के मरुस्थल की अस्थायी झील। तो ढांड जिसे हमने अभी व्याख्या में देखा था, तो यह थार मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झील है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो वो है राजस्थान, पंजाब, गुजरात और हरियाणा। ऑप्शन फोर्थ हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखें तो थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85%, पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में क्रमशः राजस्थान 62%, गुजरात, हरियाणा, पंजाब में है और इसका कुल क्षेत्रफल 2,38,254 किलोमीटर है तथा राजस्थान में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिमी में 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष प्रदेश भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि किस प्रदेश को रुक्ष प्रदेश कहा जाता है, तो ये है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तानी है? तो वो है लगभग 2/3। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन है? ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू का स्तूप क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये। और सेकंड ऑप्शन, यह लगभग 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। यह भी सही है। ऑप्शन
जो फर्स्ट है ये गलत है। संपूर्ण मरुस्थल रेतीला एवं बालू को स्तूप क्षेत्र है, संपूर्ण नहीं है। इसमें कुछ जो क्षेत्र है वो बालू को स्तूप मुक्त भी है। तो सेकंड ऑप्शन, सेकंड और थर्ड, यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। फोर्थ, बालेरी, चूरू, मेंढा नदी घाटी, सीकर में बरखान प्रकार के बालू को स्तूप पाए जाते हैं, यह भी सही है। ऑप्शन 2, 3, 4 ये हमारा सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो वो है दक्षिण भाग की, तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, दक्षिण भाग। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखें, इसकी समुद्र तल से सामान्य ऊंचाई 200 मीटर दक्षिण भाग में और 300 मीटर उत्तरी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने ज़िलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो वो है लगभग 16 ज़िलों में। यह है पहले के जो राजस्थान के 33 ज़िले थे उसके अनुसार ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। LDC 2018, मनरक्षक 2013, CT 2023। तो आपको लगभग 16 ज़िले याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से कौन सा स्थान भारत के अनुसूचित मरुस्थलीय क्षेत्रों में नहीं है? तो वो है उदयपुर, क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? तो वो है तैतीस सागर का अवशेष। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। थार का रेगिस्तान एवं पूरी मैदानी भाग किसी समय 33 महासागर का भाग था। 33 सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में सांबर, डिडवाना, पचपत्रा आदि झीलें एवं खारी पानी की अस्थायी झीलें, जिसे कि प्लाय झीलें कहा जाता है, स्थित है। आकल गांव जैसलमेर के जीवाश्म प्रमाण भी इसी ओर इंगित करते हैं। यह हमने व्याख्या देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती है? तो वो है थार का मरुस्थल। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष मेहमानों की पसंदीदा जगह जहां एक दशक में 9 उल्का पिंड गिरे हैं, तो वो है थार का रेगिस्तान अंचल। आपको ऐसा कोई नया क्वेश्चन भी बने जो कि अंतरिक्ष से संबंधित हो, तो वो आप उसका जो आपको आंसर करना है वो है थार का रेगिस्तान, पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम पहले। पिछले एक दशक में सर्वाधिक उल्कापिंड थार के रेगिस्तान में गिरे हैं। पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण और भगवद गीता में धनसा शब्द का संदर्भ से है, मतलब कि धनसा शब्द का आशय क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को रामायण और भगवद गीता में धनसा कहा गया है। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। धनसा ये शब्द भगवद गीता और रामायण में ए डेजर्ट को सूचीबद्ध किया गया है। रामायण में राजस्थान को ध्रुमकुल्य कहा जाता है। इसे भी आप नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का दूसरा सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? और यह असिस्टेंट प्रोफेसर हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, 16.7 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसकी व्याख्या देख लेते हैं पहले। जैसलमेर के जेठ वाई क्षेत्र में सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थारोसोरस की नई प्रजाति के अवशेष मिले जो 167 मिलियन वर्ष पुराना है। आईआईटी रुड़की और जीएसआई ने शाकाहारी डाइक्रे ओसोराइड सोरोपाइड डायनासोर के सबसे पुरानी जीवाश्म अवशेषों की खोज की जिसे थोरोसोरस इंडिकस नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालुका स्तूप मुक्त है? तो अगर आपको स्तूप मुक्त की बात करें तो वो है लगभग 41.5%। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। स्तूपों के जो प्रकार है और क्षेत्रफल इनका दे रखा है, मरुस्थलीय क्षेत्रफल का परसेंट दे रखा है। तो ये तो कोई पढ़ने वाला विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मैदान के क्षेत्र में बालुका स्तूप पाए जाते हैं तो वो है 60%। 60% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60% में तो बालुका स्तूप पाए जाते हैं और नहीं पाए जाते हैं वो है 41.5%। मतलब कि आपको 60 और 40 का रेशियो ध्यान में रखना है। 60 में पाए जाते हैं और 40 में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान किस जिले में है? ये प्रश्न ARO 2022 और थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। बाप बोल्डर्स के जो भी प्रश्न आए वो आपको जोधपुर ज़िले से संबंधित याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। परमियन कार्बोनिफेरस बाप बोल्डर्स बेड फलोदी जिले के बाप गांव के आसपास गोलास्म संस्तर तालचीर बोल्डर बेड के समकालीन माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है तो वो है कार्बोनिफेरस। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान के निम्न में से कौन सा एक बालुका स्तूप का प्रकार नहीं है? तो वो है थली। बरखान है, पैराबोलिक है, शिव भी है, ये बालुका स्तूप के प्रकार हैं और थली नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखें तो बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश ये मुख्य रूप से मिट्टी के अपरदन और निक्षेपण का प्रतिफल है। इन्हें टीले, टीबे, धोरे, धरियन आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक बालुका स्तूप जैसलमेर तथा सभी प्रकार के बालुका स्तूप जोधपुर में पाए जाते हैं। यह क्वेश्चन भी कई एग्जामों में पूछा हुआ है तो आप इसे नोट डाउन करें। जो सर्वाधिक और सभी प्रकार है इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको पूछे सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं तो आपका ऑप्शन होना चाहिए जैसलमेर। और सभी प्रकार के बालुका स्तूप पूछे तो वो आपका ऑप्शन होना चाहिए जोधपुर। आगे बात करें तो थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालुका स्तूपों के मध्य निचली भूमि के गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उसके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है जिसे कहा जाता है नखलिस्तान ओब्लिक ओएसिस, जिसे कि इंग्लिश में ओएसिस कहा जाता है। बालुका स्तूप के प्रकार पवन की गति के अनुसार निम्न हैं। अनुदैर्ध्य जिसे कि पवनानुवर्ती भी कहा जाता है और इसे ही रेखीय बालुका स्तूप कहा जाता है। सेकंड है बरखान जिसे कि वृक्षान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप कहा जाता है। थर्ड है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप और आकृति के आधार पर पूछे तो वो है पैराबोलिक बालुका स्तूप, सीफ बालुका स्तूप और तारा बालुका स्तूप। इनकी प्रश्न देख लेते हैं हम बालुका स्तूपों के। तो बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है तो पैराबोलिक देखा था हमने
बरखान देखा था, सीप भी देखा था और इंसेलबर्ग नहीं देखा था। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो वो है ऑप्शन 1 मोहनगढ़ क्षेत्र जैसलमेर और सूरतगढ़ क्षेत्र गंगानगर। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राजस्थान में किन क्षेत्रों में अनुपस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? यह असिस्टेंट आर्चबिशप 2024 लाइब्रेरियन ग्रेड 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अनुपस्थ बालू के स्तूप जो मिलते हैं वो एक तो बीकानेर ज़िले के पुंगल के चारों ओर, दूसरा जैसलमेर, दूसरा है गंगानगर ज़िले का सूरतगढ़ क्षेत्र, इन ज़िलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इनकी जो ऊंचाई होती है वो 10 से 40 मीटर एवं स्तूपों की मध्य दूरी 500 से 1000 मीटर होती है। ये पवनों की दिशा के समकोण बनने वाले स्तूप होते हैं, इसलिए अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोणी बालू का स्तूप भी कहलाते हैं। ये बीकानेर, हनुमानगढ़, रावतसर, गंगानगर के सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बरखान बालू का स्तूप। अभी हमने व्याख्या में पढ़ा था इसे। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बरखान वृक्षान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप ये 20 से 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ऊंचाई होती है इनकी 100 से 200 मीटर और ये मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूपों का होता है, क्योंकि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं। ये भालेरी गांव चूरू, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर, लूणकरणसर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, ओसिया, डिडवाना, कुचामन में मिलते हैं। यह है बालू का स्तूप मंद पवनानुमुखी ढाल एवं तीव्र पवना विमुखी ढाल वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो वो बरखान जो है, बरखान बालू का स्तूप ओसिया, जोधपुर, भालेरी गांव, चूरू और देशनोक, बीकानेर में पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप प्रधानतः राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो बरखान की जो स्तूप है वो 20 से और 35 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में पाए जाते हैं। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप है एक, तो ये है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को सीप भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देख लेते हैं। बरखान के निर्माण में जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की भुजा आगे की ओर समानांतर बढ़ जाती है, जिसे सीप कहा जाता है। बरखान के अर्धचंद्राकार निम्न भूमि क्षेत्र में उपजाऊ भूमि रोही कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं? अभी हमने ऊपर अभी व्याख्या में देखा था, तो वो है सीप। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के थार मरुस्थल में दृष्टवती नदी घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? तो वो है रेखीय ओब्लिक पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखें तो अनुदैर्ध्य जैसे कि पवनानुवर्ती, इसे ही रेखीय बालू का स्तूप और इसे ही सीप बालू का स्तूप कहा जाता है। इसका विस्तार सर्वाधिक जैसलमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाया जाता है। जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में भी इसका विस्तार है। इन रेखीय बालू का स्तूपों की ऊंचाई 10 से 60 मीटर तक पाई जाती है। पवनानुवर्ती स्तूप
पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले सिर्फ बालू के स्तूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुपस्थित बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो वो है बरखान और परवलई। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से किस बालू के स्तूप को जीवावशेष बालू का स्तूप माना जाता है? तो वो है अवरोधी बालू का स्तूप। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। व्याख्या देखें, अवरोधी बालू का स्तूप जिसे कि जीवावशेष बालू का स्तूप कहा जाता है, अरावली की पहाड़ियों की अवरोध के कारण निर्मित ये बालू का स्तूप पहाड़ी के दोनों तरफ पवन सम्मुख एवं पवन विमुख ढाल पर पाए जाते हैं। इन बालू का स्तूपों में जीवावशेष पाए जाते हैं। ये पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर, नाग पहाड़ अजमेर, बिचुन पहाड़ जोबनेर जयपुर एवं सीकर की पहाड़ी आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूपों से पटी पड़ी है? तो वो है पैराबोलिक। सबसे ज़्यादा जो बालू के स्तूप पाए जाते हैं थार मरुस्थल में वो है पैराबोलिक बालू के स्तूप। व्याख्या देखें, राजस्थान के विपरीत या हेयर पिन जैसा बालू के स्तूप को पैराबोलिक बालू का स्तूप कहा जाता है। आपसे पूछे कि पैराबोलिक बालू के स्तूपों की आकृति कैसी होती है? तो वो है महिलाओं के हेयर जो पिन होते हैं उनके समान होती है। इस प्रकार के बालू के स्तूप बीकानेर सबसे ज़्यादा बीकानेर में पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू के स्तूप का विस्तार संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा पूछे तो बीकानेर, वैसे संपूर्ण मरुस्थल में पाए जाते हैं। राजस्थान के पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे प्रमुख बालू के स्तूप है तो वो है पैराबोलिक। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। थार मरुस्थल के संदर्भ में पैराबोलिक क्या है? तो वो है बालू के स्तूप। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो वो है फलोदी पोखरण। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, इसमें मरुस्थल के अधिकांश भाग में बालू का स्तूपों का अभाव है। इस क्षेत्र को बालू का स्तूप रहित प्रदेश कहा जाता है। यह प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र में, पोखरण तहसील के लगभग आधे भाग में, फलोदी जिले के दक्षिण एवं पश्चिम भाग में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सही कथन का हमें चयन करना है। तो अनुपस्थित बालू के स्तूप चूरू झुंझुनू में मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं। तीसरा, जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमें सही का चयन करना है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। 1 और 2 हमारे सही हो जाएंगे। अनुपस्थित बालू के स्तूप चूरू झुंझुनू में मिलते हैं और अवरोधी बालू के स्तूप पुष्कर में मिलते हैं। यह हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट पाया जाता है तो वो है बीकानेर, जैसलमेर, फलोदी, पोखरण। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाटी सीरीज क्या है? तो ये एक भूगर्भित जलपट्टी है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखें तो लाटी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले के पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तानी सीमा के सहारे एक भूगर्भित जलपट्टी है जिसे लाटी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। यह टर्शियरी कालीन औषधि चट्टानों में एवं गैस के भंडार मिलते हैं। यहाँ चांदन नलकूप पाए जाते हैं जिसे कि थार का गढ़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था चांदन नलकूप। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल में लाटी सीरीज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो बालुका स्तूपों की अधिकता यह सही नहीं है। यहाँ पर प्राकृतिक तेल गैस के भंडार भी मिलते हैं, औषधि चट्टानों से निर्मित क्षेत्र भी मिलते हैं और भूमिगत जल का अच्छा भंडार भी मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो वो है जैसलमेर। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और ये किन एग्जामों में पूछा हुआ है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी परीक्षाओं में यह पूछा हुआ प्रश्न है। और ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसे आप नोट डाउन कर लें। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। साथियों, इस चैनल पर इसी तरह की क्वेश्चन की सीरीज का शुभारंभ किया है मैंने, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन परीक्षा में गलत ना हो। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। आकलगांव जैसलमेर के जैसलमेर बाड़मेर मार्ग पर स्थित इस क्षेत्र में कास्ट जीवावशेष पार्क बनाया गया है। यहाँ 21 हेक्टेयर क्षेत्र में 18 करोड़ वर्ष पूर्व के सागरीय जीवाश्म पाए गए हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क का समय जुरासिक काल का है। यह विश्व में प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो वो है आकल जैसलमेर में। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। तो थार मरुस्थल में गोंडवाना प्रदेश आ जाता है और शेखावटी प्रदेश आ जाता है और गगन का मैदान आ जाता है। तो हमारे गोंडवाना प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान, तो हमारा ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। गग्गर का मैदान या अर्धशुष्क मैदान बांगर, जिसे कि बांगर प्रदेश कहा जाता है, का विभाजन देख लेते हैं। अर्धशुष्क प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो गग्गर का एक तो आता है गग्गर का क्षेत्र, जिसका विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे उत्तरी भागों में है, जहाँ प्राचीन काल से ही गग्गर नदी हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में बहती है। गग्गर नदी के पाट को राजस्थान में नाली कहा जाता है। खै नागौरी उच्च प्रदेश, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 300 से 500 मीटर। नागौरी उच्च प्रदेश नागौर, डिडवाना, कुचामन जिले में विस्तृत है। इसका अधिकांश भाग अंतः प्रवाही है। इसके धरातल में कई गर्त पाए जाते हैं, जहां वर्षा का जल भर जाने से खारे पानी की मौसमी झीलें बन जाती है, जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। सांबर, डिडवाना आदि नमक झीलें इसी प्रदेश में स्थित है। इस प्रदेश में सोडियम तत्व की अधिकता होने के कारण यह बंजर व रेतीला प्रदेश है। नागौर से अजमेर के मध्य फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र कुबड़ पट्टी कहलाई जाती है। गै शेखावटी क्षेत्र, जिसे कि आंतरिक जल प्रवाह का मैदान कहा जाता है। इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो है 450 मीटर। राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अरावली श्रेणी के दक्षिण पूर्व में एक और उपजाऊ मैदान तथा दूसरी तरफ शेखावटी क्षेत्र स्थित है। शेखावटी भूभाग की स्थलाकृति उबड़ खाबड़ बालू के टीलों द्वारा परिलक्षित होती है। यह संपूर्ण क्षेत्र अंतः प्रवाही है, जो चूरू झुंझुनू सीकर, डिडवाना, कुचामन का उत्तरी भाग तथा उत्तरी नागौर का कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लवणीय गर्त भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिकांशतः बरखान बालू के स्तूप पाए जाते हैं। यह लूणी बेसिन, जिसे गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो पश्चिम मरुस्थलीय के इस प्रदेश में लूणी व उसकी सहायक नदियाँ बहती है। पाली, सिरोही, जोधपुर, जालोर आदि जिलों में विस्तृत इस क्षेत्र की सभी नदियाँ अंशकालीन हैं। लूणी बेसिन में सबसे अधिक विस्तृत मैदानी भाग समतल प्राचीन कापीय मैदान का है, जो संपूर्ण बेसिन का 47
1.51% भाग को घेरता है। लूणी नदी का पानी बालोतरा जिले तक पहाड़ी आबोहवा तंत्र के कारण मीठा एवं तत्पश्चात नमक युक्त चट्टानें नमक के कणों युक्त मरुस्थलीय प्रदेश के आबोहवा तंत्र के कारण खारा पाया जाता है। ज्ञात रहे कि बाड़मेर व जालोर का यह भाग जो गुजरात के कच्छ को स्पर्श करता है, जहां पूर्व में समुद्र था, इस क्षेत्र को नेहड़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लूणी बेसिन और अथवा गोंडवाना क्षेत्र कौन सा समूह सम्मिलित है? मतलब कि यह कहना चाह रहा है कि लूणी बेसिन जिसे गोंडवाना प्रदेश कहा जाता है, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो वह जोधपुर, पाली और जालोर। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाने जाते हैं? तो वह है शेखावटी क्षेत्र। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा कथन राजस्थान के घग्गर मैदान के संदर्भ में सही नहीं है? तो वो है हमारा 4th ऑप्शन, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की 1/3 क्षेत्र पर इसका विस्तार है। यह गलत है और सभी सही है। गंगानगर नदी के पहाड़ को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। वर्तमान में यह मैदान सिंचित व उर्वर है, बिल्कुल सही है। यह राजस्थान के भौतिक विभाग के अर्धशुष्क मैदानी उप विभाग में आता है, यह भी सही है। तो हमारा 4th ऑप्शन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक क्षेत्र का एक भाग है? तो वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना प्रदेश को भी यह भी कहा जाता है, तो इसे लूणी जवाई बेसिन भी कहा जाता है। ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना बेसिन अभी हमने देखा था। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर, गोंडवाना प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर और अर्धशुष्क में सम्मिलित नहीं है? तो वो है 56 का मैदान। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। गोंडवाना प्रदेश है, आंतरिक प्रवाह का मैदान भी है और नमकीन जिले हैं। 56 का मैदान ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई निम्न में से कौन सी है? तो वो है 300 से 500 मीटर। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। घग्गर का मैदान स्थित है, तो घग्गर का जो मैदान है वो है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। शेखावटी प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह हाल ही में पूछा हुआ प्रश्न है असिस्टेंट इंजीनियरिंग 2025 में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ लवणीय गर्त रण नहीं पाए जाते हैं, जबकि शेखावटी प्रदेश में पाए जाते हैं। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? तो वो है लूणी बेसिन। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। यह आज के हमारे वीडियो के मुख्य प्रश्न थे, जो कि 1992 से लेकर 2026 तक की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी को एक एक करके व्याख्या सहित देखेंगे। वीडियो के अंत में साथियों में इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आपकी वजह से किसी का जाने अनजाने में भला हो जाए, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि किसी ज़रूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच सके, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि
सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसा लगे कि हमारे द्वारा सब्सक्राइब करने से किसी का भला हो जाएगा तो ऐसा ना करें। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।